अब बात करते हैं प्रयोजना विधि के सिद्धांतों की। पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रयोजना का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि इसका जन्म कैसे हुआ, ये विधि, इस विधि का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, भारत में इस विधि का प्रणेता किसे माना जाता है और इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, किन किन विद्वानों ने इस पर काम किया। अब बात करते हैं कि किन सिद्धांतों पर आधारित है। प्रयोजना विधि के सिद्धांत। इसका पहला सिद्धांत है उद्देश्य पूर्णता संबंधी सिद्धांत। उद्देश्य पूर्णता संबंधी सिद्धांत। अर्थात जो भी प्रयोजना हम निर्धारित कर रहे हैं, बालकों के लिए जो भी प्रयोजना चुन रहे हैं, वो प्रयोजना उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। अर्थात उस जो हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया है, बालक में कौशल विकसित हो सकेगा, बालक में सामाजिकता के गुण विकसित हो सकेंगे, बालक में चारित्रिक विकास होगा, बालक में सहृदयता विकसित होगी, बालक समाज के लिए एक योग्य नागरिक बन के निकलेगा, समाज के लिए एक स्किलफुल मैन बन के निकलेगा। ये सारे उद्देश्य हमने निर्धारित किए। जब हमारी प्रोजेक्ट पूरा हो गया, उसके बाद हमने मूल्यांकन किया, तब पता चलेगा कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। इसलिए जो भी प्रयोजना हम निर्धारित करते हैं, उसका यह सिद्धांत होना चाहिए कि वो उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली प्रोजेक्ट होना चाहिए। दूसरा है क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत। क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत। अर्थात जो कार्य हम ले रहे हैं, क्या बालक उसमें सक्रिय रहेगा? ऐसा तो नहीं कि बालक उसमें सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त करके रह जाए, अथवा बालक में कोई स्किल ही डेवलप नहीं हो, बालक उसमें एक्टिव नहीं हो, बालक शारीरिक और मानसिक रूप से उस कार्य को करने में अक्षम हो, या जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए क्रियाशीलता का कौशल बालक में विकसित होगा, प्राप्त ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग कर सकेगा या करेगा। ये उद्देश्य हमने निर्धारित किए कि क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति ये जो प्रोजेक्ट दिया है वो प्रोजेक्ट कर रहा है। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए प्रोजेक्ट बनाते समय कि क्रियाशीलता संबंधी सिद्धांत का पालन इसमें हो रहा है अथवा नहीं। तीसरा है उपयोगिता संबंधी सिद्धांत, या उपयोगिता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी जो प्रोजेक्ट हमने चुना है वो प्रोजेक्ट उपयोगी है कि नहीं। अब उपयोगिता में यहाँ दोनों बातें आ गई, सॉरी, व्यक्तिगत बात भी आ गई, सामाजिक बात भी आ गई। जो प्रयोजना हमने चुनी है उसकी उपयोगिता मानव जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक क्षेत्र में है अथवा नहीं, अथवा जो प्रयोजना हम तैयार कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसकी भावी जीवन में क्या उपयोगिता होगी, भावी जीवन में हम उसे कैसे प्रयुक्त कर सकेंगे, इस बात का भी हमें भान कराने वाली योजना निर्धारित करनी चाहिए। अगली है वास्तविकता। का सिद्धांत। इसका मतलब है बनावटीपन कार्य नहीं होना चाहिए, मौलिक कार्य होना चाहिए, वास्तविक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उसके जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त करने वाली चीज़ हो। ऐसा नहीं कि वो केवल सैद्धांतिक रूप से ही हो। सर अभी 15 मिनट लगेंगे, इसलिए
हमें इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो परियोजना हमने चुनी है वो परियोजना वास्तविकता के सिद्धांतों को फॉलो करती है या नहीं। अगला है अनुभव के सिद्धांत पर आधारित। अर्थात इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो भी प्रोजेक्ट हम चुन रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड कैसे? इसमें बालक और शिक्षक दोनों का ही अनुभव इन्वॉल्व है। यदि शिक्षक का अनुभव इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो बालकों को गाइडेंस नहीं दे पाएगा, उनको अंतिम जो इसकी वो है चरम सीमा पर इसको नहीं पहुंचा पाएगा, इसकी संपन्न इसको नहीं करवा पाएगा। लेकिन यदि बालक और शिक्षक दोनों के ही अनुभव हमने इसमें इन्वॉल्व किए हैं तो निश्चित रूप से हम अंजाम तक पहुंचेंगे, निश्चित रूप से हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालकों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं हो। यदि बालकों पर प्रेशर है तो हम सही हमारा परियोजना सही हमने चूज नहीं की, इसके उद्देश्य हमने सही निर्धारित नहीं किए। परियोजना का जो सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसका तात्पर्य ये है कि बालक को कार्य के प्रति पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसा अभी फारकर महोदय ने कहा था कि प्राकृतिक वातावरण में बालक कार्य करे। स्वतंत्रता के सिद्धांत का भी यही तात्पर्य है कि बालक को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, बालक अपने हिसाब से उस कार्य को संपादित करें। जो बालकों ने इसकी व्यूहरचना की है कार्य संपादन की, उस व्यूहरचना को वो अंजाम तक पहुंचाएं। फिर भी उनको कहीं ऐसा लगता है कि हमें गाइडेंस लेना चाहिए या शिक्षक को लग रहा है कि बालक कार्य करते समय कोई गलती कर रहे हैं, तो बालकों को वो सलाह दे सकता है, आदेश नहीं। यदि सलाह वो देता है तो बालक इस बात का स्वतंत्रता महसूस करेंगे कि हम स्वतंत्र हैं, सर हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना रहे। यदि हम उसको कहते नहीं ऐसे करिए, तो वो बालक स्वतंत्रता फील नहीं करेगा और उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भय के कारण कार्य बिगड़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन स्वतंत्रता के कारण कार्य बहुत कम बिगड़ते हैं। जहाँ हम मनोयोग से काम नहीं करते हैं, जो हमारे हित का काम नहीं है, वही कार्य बिगड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे हित का कार्य है, सामाजिक हित का है, व्यक्तिगत हित का है, वो कार्य यदि स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से हमें उसमें उपलब्धि हासिल होगी। अगला है समन्वय का सिद्धांत। प्रयोजना विधि का अगला जो सिद्धांत है वो है समन्वय का सिद्धांत, यानी कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलें, एक दूसरे से सहयोग लेके चलें, जिससे बालकों में सहयोग की भावना का विकास होगा, सामाजिकता के गुण विकसित होंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने के गुण उनमें विकसित होगा और शिक्षक भी इसमें सम्मिलित रहेगा। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो कार्य को हम अच्छे तरीके से संपादित कर सकते हैं। यदि शिक्षक शिक्षार्थी अथवा शिक्षक छात्र और छात्र आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आपस में समन्वय नहीं करेंगे, तो कार्य हमारा संपादित होने में हमें संदेह रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि निश्चित रूप से हमें समन्वय स्थापित करना चाहिए, तभी हमारी योजना पूर्ण हो पाएगी। अगला है सामाजिकता संबंधी। सिद्धांत, इसका मतलब है कि जो परियोजना हमने चुनी है वो सामाजिकता के गुण विकसित करने वाली होनी चाहिए, जिससे बालक एक पूर्ण सोशल वर्कर बन जाए, पूर्ण सोशल स्टूडेंट बन जाए, एक सोशल मैन बन जाए और समाज में जाकर सामाजिकता रिलेटेड कार्य ही करे। दूसरी बात, जो भी परियोजना हमने फिक्स की है, जो परियोजना हम कार्य कर रहे हैं, जिसकी समरी हमने तैयार कर ली, वो सामाजिकता के गुण विकसित करने वाली होनी चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। जो प्रतिफल के रूप में हमारे सामने परिणाम आएगा वो परिणाम ऐसा हो
जो समाज हित का हो। जैसे SUPW के माध्यम से आपने कोई चीज़ बनाई, जैसे साबुन बनाया, चौक बनाया, फर्नीचर बनाया, वो सामाजिक हित का है। अब यहाँ दोनों ही बातें हैं, वो समाज के काम भी आएगा और उसकी से जो आय होगी उससे आपकी आजीविका पूर्ति होगी। इस तरह के कार्य हमें बालकों को देने चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह परियोजना सामाजिकता पर आधारित है कि नहीं, सामाजिकता के सिद्धांत को फॉलो कर रही है अथवा नहीं। और लास्ट है मितव्ययता का सिद्धांत। का सिद्धांत, इसका मतलब है कि जो योजना हमने चुनी है वो योजना कम खर्चीली हो, कम समय वाली हो और बालकों के लिए सरल हो, जिससे उनको श्रम भी कम करना पड़े। अर्थात मितव्ययता से तात्पर्य है बचत, जो हमारे समय की बचत करती हो, हमारे धन की बचत करती हो, हमारे श्रम की बचत करती हो। ऐसी योजनाएं हमें काम में लेनी चाहिए। ऐसी ना हो कोई योजना जो बहुत लंबी हो, बहुत अधिक खर्चीली हो, बहुत अधिक श्रम प्रदाय हो और इसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो ये 9 सिद्धांत मैंने आपको बताए, इन 9 सिद्धांतों को भी फॉलो करने वाली परियोजनाएं होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर आधारित है और उस सिद्धांतों को फॉलो किया गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि परियोजना विधि के प्रकार क्या क्या हैं। कितने प्रकार की परियोजनाएं होती हैं? किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। WH किलपैट्रिक ने जो परियोजनाएं बताई हैं वो 4 प्रकार की परियोजनाएं बताई हैं। पहली है रचनात्मक परियोजनाएं। रचनात्मक परियोजनाओं से क्या तात्पर्य है? जैसे पत्र लेखन, साबुन निर्माण, फर्नीचर, मॉडल, पेड़ पौधे लगाना, इनसे रिलेटेड परियोजनाएं जो होती हैं उन परियोजनाओं को रचनात्मक नाम दिया है किलपैट्रिक महोदय ने। दूसरा है कलात्मक परियोजनाएं। हालांकि कलात्मक और रचनात्मक में ज़्यादा अंतर नहीं है सामान्यतः, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति विशेष का सोचना है, किलपैट्रिक महोदय का सोचना है, उन्होंने जो योजनाएं बनाई, दूसरे नंबर की परियोजना कलात्मक परियोजना बनाई। कलात्मक परियोजना के अंतर्गत कहानी सुनना, कहानी सुनाना, कविता बोलना, कविता सुनना, संगीत गाना, संगीत सुनना, डांसिंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस कलात्मक में रखी हैं। तीसरे प्रकार की जो योजनाएं हैं वो अभ्यासात्मक योजनाएं बताई हैं। अभ्यासात्मक योजनाओं से क्या तात्पर्य है? जैसे तैरना सिखाना, भाई प्रैक्टिस करेंगे रोजाना तभी तो सीखेंगे। मानचित्र बनाना, हम मानचित्र बना रहे हैं, आज टेढ़ा बना,
कल थोड़ा और कम टेढ़ा बना, परसों और कम टेढ़ा बना और नेक्स्ट डे बिल्कुल सही बन गया। अर्थात जो अभ्यास पर आधारित योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को भी उन्होंने एक प्रकार माना है। और लास्ट है समस्यात्मक परियोजनाएं। समस्यात्मक परियोजनाओं से क्या तात्पर्य? जैसे गेहूं की खेती करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किस तरह से करते हैं गेहूं की खेती? जनसंख्या वृद्धि को रोकना। अभी जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के प्रति जागरूकता लाना, इसका टीका निर्माण करना, स्वच्छता के प्रति लोगों को सचेत करना, ये इतनी सारी जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को इसमें रखा गया है। इस तरह से परियोजना के किलपेट्रिक ने 4 प्रकार बताए हैं और उन्होंने कहा है कि इन 4 प्रकार की योजनाओं के अतिरिक्त कोई भी योजनाएं नहीं होती। लेकिन मेरा अपना मत है कि परियोजनाएं केवल 4 प्रकार की ही नहीं, परियोजनाएं केवल 2 प्रकार की ही होती हैं। उनमें एक जो परियोजना होती है वो व्यक्तिगत होती है और दूसरी विषय की दृष्टि से होती है। व्यक्तिगत और विषयगत। व्यक्ति की दृष्टि से और सामूहिक। और विषय की दृष्टि से से 4 प्रकार की परियोजनाएं होती हैं। उत्पादक योजनाएं, दूसरी है उपभोक्ता परियोजनाएं, तीसरी है समस्यात्मक परियोजनाएं। और चौथी है अभ्यासात्मक। इस तरह से कह सकते हैं कि परियोजना 2 प्रकार की होती हैं, एक व्यक्ति की दृष्टि से, एक विषय की दृष्टि से। अर्थात जिनमें व्यक्ति इन्वॉल्व हों, हालांकि व्यक्ति तो सब में इन्वॉल्व हैं, लेकिन व्यक्तिगत हित से रिलेटेड हो और दूसरी कंटेंट से रिलेटेड हो, हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो। इस तरह से समस्याओं को 2 भागों में बांट दिया है, व्यक्ति की दृष्टि से परियोजनाएं और विषय की दृष्टि से परियोजनाएं। व्यक्तिगत जो परियोजनाएं होंगी उनमें एक अकेला व्यक्ति काम करेगा, एक सिंगल मैन काम करेगा और वो कार्य व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड ही होगा। दूसरे प्रकार की जो परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं हैं हमारी सामूहिक परियोजनाएं। इसका तात्पर्य है
इसमें इन परियोजनाओं में एक समूह विशेष काम करेगा, अर्थात पूरी कक्षा को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं। लेकिन ग्रुप्स बांटने से या बनाने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि बालकों को मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग सारी बातों को ध्यान में रखकर उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये ग्रुप बनाने होंगे। उसके बाद ही बालकों को कोई योजना सौंपी जाएगी ताकि वो सफलीभूत हो सके। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति की दृष्टि से दो प्रकार की जो योजनाएं होती हैं, उनमें एक व्यक्तिगत परियोजनाओं में व्यक्ति काम करता है और सामूहिक परियोजनाओं में व्यक्तियों का समूह काम करता है। अब बात आती है विषय की दृष्टि से। विषय की दृष्टि से भी परियोजनाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है उत्पादक योजना। उत्पादक योजनाओं से तात्पर्य है किसी चीज़ का निर्माण करने वाले, जैसे मॉडल, चार्ट, गमले, गुलदस्ते, रस्सी, डस्टर, नहाने का साबुन, हेयर ऑयल, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ जिससे अपन कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन वाली सर्फ। इस तरह से जो चीज़ें दूसरे लोग काम में लें, हमारे द्वारा बनाई हुई चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति काम में ले रहा है, उन योजनाओं को हम कहेंगे निर्माता योजना या उत्पादक योजना। हम बनाने वाले हैं और हमारी बनी हुई चीज़ों को दूसरा आदमी काम में ले रहा है, अर्थात हम इसके उत्पादक हुए। इस प्रकार की योजनाएं सब उत्पादक योजनाओं में आएंगी। उपभोक्ता योजनाओं में आएंगी जिन चीज़ों का प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसे कविता मैंने रची, उस कविता को आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये उपभोक्ता योजना हुई। तीसरी है समस्यात्मक योजना। समस्यात्मक योजनाओं में वो चीज़ें ली जाती हैं जो वर्तमान समाज में, वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण हों, जिनके प्रति हमें लोगों को जागरूक करना पड़े, जिनके प्रति हमें रोकथाम के लिए सरकार को भी लिखना पड़े और विभिन्न प्रकार के प्रयास हमें करने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, तभी हम ऐसी योजनाएं संपादित कर पाते हैं। यदि हम समस्यात्मक कोई परियोजना ले रहे हैं तो ये काम हमें करने पड़ेंगे। यदि समस्यात्मक योजना नहीं ले रहे हैं, हम उत्पादक या उपभोक्ता ले रहे हैं, सामूहिक ले रहे हैं, व्यक्तिगत ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। और अभ्यासात्मक जो परियोजनाएँ होती हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होती हैं, जैसे तैरना, टाइप करना, ये जो परियोजनाएँ होंगी वो ऐसी परियोजनाएँ होती हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से हम अच्छा शिक्षण करा सकते हैं। और हमारे पास इस बात का हमें पता होना चाहिए कि हमारे बालकों की आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे बालकों को किस टॉपिक को हमें कौन सी परियोजना के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। पूरा सिलेबस परियोजना के माध्यम से कंप्लीट नहीं कराया जा सकता समय के कारण, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को इसके माध्यम से जरूर कराया जाना चाहिए ताकि बालकों में स्किल विकसित हो सके। जब तक हमारे बालकों में स्किल विकसित नहीं होगी तब तक हम परियोजनाओं के माध्यम से जो कार्य बालकों को संपादित करने जा रहे हैं या जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो संपादित नहीं होगी, अर्थात यह कार्य पूर्ण होने में संदेह रहेगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि परियोजनाओं जिस प्रकार से हमने वर्गीकृत की उसी प्रकार से हमें इसको संपादित करना है। धन्यवाद। अब बात करते हैं परियोजना के सोपान, स्टेप्स। परियोजना को संपादित करने के सोपान क्या क्या हैं। यानी इसको हम परियोजना को संपादित करेंगे, परियोजना को तैयार करके इसको अमल में लाएंगे तो हमें किन किन चरणों से गुजरना होगा, कौन कौन से स्टेप्स बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होगा। यह इसलिए किया जाता है ताकि बालक कार्य को आसानी से कर सके। यदि किसी भी चीज़ का कोई नियम हम निर्धारित नहीं करते हैं, कोई स्टेप्स उसके नहीं बनाते हैं, कोई समरी उसकी नहीं बना के बालकों के सामने रखते हैं, तो वो कार्य हमारा संपादित होने में संदेह रहता है। इसीलिए शिक्षाविदों ने हर कार्य के लिए एक निर्धारित नियम बनाया है, स्टेप्स बनाए हैं, सिद्धि बनाई है। उन सिद्धि बाई सिद्धि हमें आगे बढ़ना है। जैसे पहला सोपान है परिस्थितियों का निर्माण करना।
अब यहाँ बात आती है कि परिस्थिति से क्या तात्पर्य है। परिस्थिति से मतलब है मजबूरी। बालकों के सामने कक्ष में ऐसी मजबूरी हमें रखनी है जिससे बालक उस कार्य को संपन्न करने के लिए ऑटोमेटिक ही प्रेरित हो जाएं। बालकों के सामने ये बात रखनी है कि हम इस कार्य को कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, इसकी उपयोगिता क्या है। यहाँ हमें वो कार्य नहीं बताना है बल्कि समाज के लिए ऐसे कार्यों की उपयोगिता बतानी है। तभी परिस्थितियों का निर्माण होगा और बालक इसके प्रति चिंतित हो जाएंगे और निश्चित रूप से फिर वो आगे काम करने की बात सोचेंगे। दूसरा है प्रयोजना का चयन। प्रयोजना के चयन से क्या तात्पर्य है। यहाँ जो हमने यहाँ परिस्थिति क्रिएट की बालकों के सामने, इस परिस्थिति के कारण बालक विभिन्न प्रकार की प्रयोजनाएं हमारे सामने लाकर रखते हैं। हम बालकों से उस पर डिस्कशन करते हैं शिक्षक लोग, और उस डिस्कशन के आधार पर हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन सी प्रयोजना हमारे समाज हित की है, कौन सी प्रयोजना बालकों में अच्छे से स्किल विकसित कर सकती है, कौन सी प्रयोजना हमारे बालकों को अच्छे से प्रशिक्षित कर सकती है, कौन सी योजना हमारे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड है, कौन सी प्रयोजना हमारे व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड है, सार्वजनिक जीवन से रिलेटेड है, सामाजिक जीवन से रिलेटेड है। इन सारी बातों का निर्धारण करने के बाद हमें एक प्रयोजना का चयन करना होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रयोजना चूज की है वो सामाजिक हित की है, जब तो हमें छोटे छोटे समूह बनाने पड़ेंगे, और यदि व्यक्तिगत हित की है तो एक एक बालक को अलग अलग हमें उसकी जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही उसका संपादन होगा। अगला है प्रयोजना का कार्यक्रम। प्रयोजना का कार्यक्रम, इसका तात्पर्य है कि हम प्रयोजना को किस तरह से संपादित करेंगे, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे और अंतिम चरण तक किस तरह से पहुंचाएंगे। इस सारी चीज़ का कार्यक्रम हमें निर्धारित करना होता है। साथ ही साथ इसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है या नहीं। यदि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उनकी उपलब्धता कैसे होगी, महंगी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जेब अलाउ करती है उससे ज़्यादा महंगी हो तो हम उस कार्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए ये कार्यक्रम जब उसकी रूपरेखा जब हम तैयार करते हैं उसी समय निर्धारित कर लेना चाहिए कि इसको हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं अथवा नहीं। अगला है परियोजना का क्रियान्वयन। जो प्रयोजना हमने तैयार की है, निर्धारित की है, उस प्रयोजना का यहाँ एक्शन करना होगा, यहाँ शुरुआत करनी होगी और यहाँ से वो कार्य शुरू हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण दो ही स्टेप्स हैं इसके। इन दोनों स्टेप्स के माध्यम से ही हम किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ कार्य हमने कर लिया, कार्यक्रम पूर्ण हो गया, तो यहाँ कार्य का मूल्यांकन हमें करना है। प्रयोजना का मूल्यांकन। प्रयोजना के मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है कि जो काम हमने किया वो काम सही हुआ या नहीं, सही हुआ तो किन किन कठिनाइयों का हमने सामने करना पड़ा, सही नहीं हुआ तो उसके रीजन क्या रहे। इन सारी बातों का उल्लेख हमें इस बात में करना होता है। इसके बाद है प्रयोजना का लेखा जोखा। मतलब उसकी रिपोर्ट। प्रयोजना का लेखा जोखा। इसका मतलब है जो प्रयोजना हमने तैयार की उस प्रयोजना की पूरी रिपोर्ट हमें बनानी है, परिस्थिति निर्माण से लेके और मूल्यांकन तक।
संपूर्ण कार्यक्रम की हमें इसमें समीक्षा करनी होती है। उसको अच्छा है तो अच्छा लिखना होता है, बुरा हो तो बुरा लिखना पड़ता है, दोनों ही है तो दोनों ही लिखने पड़ते हैं, ताकि भावी जीवन में जब भी दूसरा कार्य करें तो हम इस लेखा जोखे का अध्ययन करने के बाद हम आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। अगला है परियोजना संबंधी सुझाव। भावी परियोजना संबंधी। इसका तात्पर्य है जो काम हमने किया वो काम संपादित हुआ हमारा, या उसमें कोई विघ्न आया तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, या कोई सुधार उसमें करना है तो कैसे किया जा सकता है, वो सारी हम इस परियोजना से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और भावी अध्ययन हेतु सुझाव उसमें देते हैं। यदि दोबारा से हम कोई ऐसी योजना तैयार करते हैं तो उस योजना में ये समस्याएं उपस्थित नहीं हों जो एक योजना में हुई हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस योजना से संबंधित हमें सुझाव देने होते हैं और उस रिपोर्ट को बालकों को एक एक कॉपी उसकी देनी होती है, ताकि बालक आसानी से उसे अपने पास सुरक्षित रख सकें और भविष्य में जब भी कोई दूसरा मौका उनको ऐसे कार्य करने के लिए मिले तो आसानी से उस कार्य को संपादित कर सकें। इस तरह से परियोजना को सोपानों को ध्यान में रख के हम उसको अमली जामा पहना सकते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि परियोजना स्टेप बाय स्टेप ही पूर्ण होगी और बगैर किसी उद्देश्य के, बगैर किसी समरी के या बगैर एक सिनॉप्सिस के हम कोई कार्य संपादित नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हीं बातों को ध्यान में रख के हम आगे उस कार्य को संपादित कर सकें। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसके गुण, इन पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।